तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 280 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को बहुत लोग चैलेंज करने आ चुके होते हैं, वहीं पे बाईचेंग नाम का भी एक बंदा आ चुका होता है जो लू फेंग को चैलेंज करता है, लेकिन लू फेंग उसके सामने एक कंडीशन रख देता है। तो ये सुनकर वो पूछता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस वो बेस्ट की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भी तुम्हारे सामने आते हैं वो सब तुम्हारे सामने झुकते हैं, तुम्हारी यहाँ पर पोजीशन बहुत ही ऊपर है। और वो कहता है कि मैंने कभी भी एक स्पेस बेस्ट को नहीं देखा है, इसलिए मैं उसके और भी पास जाना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है। तो ये सुनकर बाईचेंग कहता है कि क्या तुम उसके पास जाना चाहते हो। अब देखा जाए वहां पे जाना तो बहुत ही छोटा मोटा है, लेकिन ये ह्यूसू बेस्ट आसानी से एक नॉर्मल अनडाइंग बंदे को मार सकता है। और वो कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो वहां से तुम्हें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और वो कहता है ह्यूमन जीनियस, अगर तुम वहां मरे तो गोल्ड हॉर्न रेस यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारे मरने के कारण हुआ कुछ तो यहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा भारी होने वाला है। तो लू फेंग डायलिन की ओर देखते हुए कहते हैं रिलैक्स करो, और डायलिन भी हामी बढ़ता है। अब डायलिन देखा जाए तो ऑफिशियल लेवल अनडाइन बैंक के सामने बहुत ज्यादा क्लोज था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे ये देखकर यूथ बाईचिंग कहता है कि चलो तुम्हारे पास सेफ्टी की गारंटी तो है, और यहाँ पे देखा जाए तो बेस्ट के पास जाना ये बहुत ही छोटा मैटर है, तो मैं ये मान जाता हूँ। और वो कहता चलो तुम तीनों ह्यूमन जाके वहां देख सकते हो, और तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे लू फेंग बड़ी ध्यान से अंदर जाने लगता है, और फिर यहाँ का मेटल डोर ओपन होता है, जहाँ पे बाईचेंग लू फेंग से कहता है कि एक यही तरीका है जहाँ पे अंदर जाया जा सकता है। और लू फेंग स्माइल करते हुए अंदर जाने लगता है, जहाँ का पार्ट 1000 किलोमीटर एरिया का होता है, और ये वही जगह होता है जहाँ पे वो बेस्ट लॉकअप होता है। फिर सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वाइल्डनेस से चलते चलते ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वोसू बेस्ट को, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल निकल रही होती है। और वहाँ पे कई सारे ब्लैक ब्लड स्टेन्स में गिरे हुए होते हैं, जहाँ पे चारों तरफ स्कैटर फर होते हैं जो कि उसके पंख में से झरे हुए होते हैं। और लू फेंग उसकी तरफ ही देखने लगता है, बाता की वॉइस लू फेंग के माइंड में आती है। वो क्या था लू फेंग, लगता है ये ब्लड स्टेन बहुत ही लंबे समय से इससे बड़े हुए हैं, यहाँ पे और भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए फर अभी तक कंप्लीटली डिके नहीं हुआ है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। फिर लू फेंग अपने घुटनों पे आता है और वहां के एक फर को टच करता है। लू फेंग उन सारे फर्स को देख रहा था जो कि बहुत ही मोटे होते हैं, और सिर्फ अकेला स्ट्रैंड ही कुछ मीटर्स के बराबर था, और इसकी लेंथ तो किलोमीटर्स में भी जा सकती है, जो कि आराम से किसी गोरिल्ला हेयर की तरह लग रही थी। और बीस्ट की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर लंबा बीस्ट होता है, जो कि नॉर्मल बात होती है। और एक ग्लांस में ही वहां पे लू फेंग कई सारे थाउजेंड ऑफ स्ट्रैंड्स को देख पा रहा था। और अब फिर लू फेंग उसकी तरफ पूछता है और कहता है कि बाईचेंग क्या यहाँ पे से मैं एक स्ट्रैंड को उठा सकता हूँ एज ए सेवर्नियर। तो बाईचेंग उसके तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पे उसको उठाना चाहता है, ये तो कचरे के बराबर है। और वो कहता है कि यहाँ पे ठीक है तुम उठा सकते हो। तो लू फेंग उसको शुक्रिया कहता है, जिसके बाद लू फेंग उसे अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। और फिर लू फेंग उन सबको देखने के बाद वहां पे वो कहता है कि चलो अगर रही बात तो मैं यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट की नेचुरल एबिलिटी से आराम से ह्यूसू बेस्ट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बेस्ट के और भी ज्यादा पास जाने लगता है, और यहाँ पे और भी ज्यादा पास जाने ही लगता है। और यहाँ पे वो स्पेशल स्टैचू को भी देख पा रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है बेस्ट को जहाँ पे वो जोर से हाउल करता है, और तभी उसकी नजर लू फेंग पे जाती है। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि डायलिन के बगल में होता है, कहता है कि रेडी हो ना तुम। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हुओसुओ बेस्ट को जो कहता है ह्यूमन। और यहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर रहे होते बहुत ही लो साउंड में कि बाहर को किसी सुनाई भी ना दे। और लू फेंग भी कहता है कि तुम कैसे हो। अब ह्यूमन एक स्पेस बेस्ट दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और दोनों की आंखों में एक ही जैसा सिमिलर फीलिंग होता है, सेम आइस कोल्ड डिस्पोजिशन, दोनों में एक ही रेजिंग किलिंग इंटेंट छुपा हुआ होता है। और लू फेंग ने अपने किलिंग इंटेंट को छुपाया हुआ होता है क्योंकि वो अभी अपने ह्यूमन बॉडी में होता है, और वो बेस्ट वो अपने मेन बॉडी में होता है, इसलिए वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लू फेंग ने इसको कंट्रोल किए हुए होता है। और तभी वो बेस्ट लू फेंग के माइंड में कहते ह्यूमन तुम्हारी फीलिंग मेरे जैसी ही लग रही है, हम और तुम दोनों सेम है। और यहाँ पे लू फेंग
ये देखकर शॉक हो जाते कि क्या हम दोनों सेम है। अब देखा जाए तो बीस्ट सही कह रहा था, क्योंकि एब्सोल्यूट लेवल पे वो दोनों एक स्पेस बेस्ड है। उनकी एबिलिटी है जहाँ पे वो आराम से हुआ सो बेस्ट उसके बारे में समझ सकता है। अब यहाँ पे अगर उसके पास एबिलिटी होती तो आराम से हुआ सो बेस्ट को बचा लेता, लेकिन अभी वो ह्यूमन जीनियस के आइडेंटिटी में है। और यहाँ पे इस पूरे जगह पे डोएंस भरे हुए हैं, यूनिवर्सल नाइट लेवल के भी बंदे यहाँ मौजूद है। अगर यहाँ पे वो कुछ करता तो इन सबसे डील करना इतना भी आसान नहीं था। और लू फेंग उससे मेंटली कम्युनिकेट करते हुए क्या था कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो हुआ सो बेस्ट कहता कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। इस पैलेस में ऐसे कई सारे डोएंस मौजूद है और उन्होंने वैसे भी मुझे प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे वो मुझे 3 मिलियन ईयर्स तक बांधेंगे, जिसके बाद में जब तक अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो वो लोग मुझे यहाँ छोड़ देंगे। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाते कि क्या। अभी देखा जाए तो उनमें एक डील था, एक डील की वो इस बिस्ट को 3 मिलियन सालों तक बांधेंगे। और यहाँ पे डॉन भी रिस्पेक्ट करते बिस्ट के ऑबिसेंट कैरेक्टर की और स्ट्रेंथ के बारे में, और नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मारने वाले हैं। और लू फेंग उससे पूछता कि अनडाइंग बेइंग बनना ये तो बहुत ज्यादा हार्ड होता होगा। तो बिस्ट कहता है कि हाँ, तुम ह्यूमन से हजारों लाखों गुना ज्यादा हार्ड होता है। और वो कहता है कि अभी के मर्तबा मैं आराम से नॉर्मल अनडाइंग बेइंग को मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी अभी फाइनल डोर पे आके ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 20 मिलियन ईयर्स तक सरवाइव कर पाया हूँ, लेकिन अभी तक मैं अनडाइंग बेइंग नहीं बन पाया हूँ। लेकिन मैं जरूर अनडाइंग बेइंग बनूंगा। और यहाँ पे वो आगे कहता है, ह्यूमन तुमसे मिलना ये बहुत ज्यादा रेयर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक ही साथ हैं, हम दोनों बहुत ही नजदीक है। मैंने कहा था कि तुम इनफ नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे उसे भी लगता है कि ये भी मेरे प्रजाति का है, तो ये भी यहाँ पकड़ा जाएगा। अब लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे वो कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि उसे तो सैक्रेड टैबलेट को भी पढ़ना है। अगर यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट किया और डोइन एग्री हो गए तो यहाँ पे वो और भी कुछ नहीं कर सकता। और अब फिर लू फेंग उसी के अंदर बात ही कर रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर सी फैंग की आते और कहते, योर मैजेस्टी लू फेंग आखिर अब वहाँ कहाँ है। तो लू फेंग पीछे मुड़कर देखता तो बाहर एल्डर सी फैंग होते हैं। और लू फेंग बाद में डेलिन और उसके ग्रुप के साथ बाहर आ जाता है। और फिर लू फेंग उससे कहता है कि मैं बस वो बेस्ट को देखने गया था। और वो पूछते हैं कि आखिर क्या सा चल रहा है। तो एल्डर सी फैंग हंसते हुए कहते हैं कि डोएन से बात करने के बाद उन्होंने एग्री कर दिया है कि तुम आराम से जाके स्टडी कर सकते हो उस टैबलेट्स को, और यहाँ पे तुम्हें उसको पढ़ने के लिए 1 महीने का टाइम मिलेगा। और जब तुम स्टडी कर लोगे उस टैबलेट्स को तो तुम्हें मैजेस्टी एक कॉपी करने के लिए देंगे कि तुम जाके वहाँ सैक्रेड में जितने भी टेक्निक है उन सब में से एक को कॉपी कर सकते हो। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या 1 महीने के लिए उसको पढ़ना, यहाँ तक कि एक टेक्निक को भी कॉपी करना। अब देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा लकी होने वाला था लू फेंग। और यहाँ पे एल्डर स्माइल करते हुए कहते कि हम ये सही है, टैबलेट यहाँ पे स्टडी करने के लिए जो कि बिना सिस्टम और मेथड के नहीं हो सकता है। और यहाँ पे टेक्निक जो कि सैक्रेड लैंड में मौजूद है वो सिस्टमैटिक टेक्निक्स जहाँ पे हमारे ग्रेट बेग्स के द्वारा छोड़े गए हैं। इनमें कई सारे हैं जो कि स्पेशल गोल्ड कॉम्बिनेशन टेक्निक है जो आप पे बहुत ही सूट करेंगे, और आप उसमें से कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही उठा सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग की आंखें भी चमक उठती है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रीनिश गोल्ड आर्मर बनने को, जो यहाँ पे वो कहता है, तो तुम हो लू फेंग, तुमने ह्यूसू बेस्ट को पहले इतने नजदीक से देख लिया है। अब ये मत सोचना कि तुम अपने इस मैच को पोस्टपोन करना चाहते हो ताकि तुम पहले सैक्रेड टेबल को पढ़ लो। और यहाँ पे वो कहता है, चलो यहाँ पे चलते हैं इसको चैलेंज को कंप्लीट करने। तो लू फेंग भी उसकी तरफ देखता है। अब यहाँ पे एल्डर सिंकैन भी उसको देखकर शॉक हो जाते हैं कि क्या योर मैजेस्टी लू फेंग आप इससे बैटल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो कम्युनिकेट कर रहे होते मेंटली, और यहाँ पे वो कहते हैं, योर मैजेस्टी आपको एग्री नहीं करना चाहिए, आपने तो अभी डोमेन लॉर्ड लेवल 9 पे आए हैं और आपको ज्यादा लंबा भी टाइम नहीं हुआ है। ये बैचिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका ब्रदर बेजिंग इस जीनियस में से एक है जो कि डॉइन के अंदर से आता है। इसकी लॉ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन अगर देखा जाए आपके ह्यूमंस के ग्रेड के, तो इसके पास इतनी एबिलिटी की आराम से 9th लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट कर सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाते कि क्या अभी इसके पास इतनी कॉम्प्रिहेंशन है कि ये आराम से 9th लेवल ऑफ हेवनली ब्रिज को पास आउट कर सकता है। ये डैम, ये तो मोस्ट पाइनिकल जीनियस है गोल्ड हॉर्न रेस
रेस में से, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और अभी के मर्तबा लू फेंग सिर्फ 7th लेवल हेवनली बीस्ट को पास आउट किया। यहाँ पे 2 लेवल, हर एक लेवल में बहुत ज्यादा गैप होता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि योर मेजेस्टी लू फेंग, ये एब्सोल्यूट जीनियस जो कि गोल्ड हॉर्न रेस में है, ये ह्यूमैनिटी से भी वीक नहीं है। और देखा जाए हमारे ट्राइब्स से तो यहाँ पे 10,000 ट्राइब्स मौजूद है। यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि डोमेन लॉर्ड्स के बंदे हैं और ये बहुत ज्यादा इलाइट माने जाते हैं। और ये जीनियसेस डोमेन के द्वारा ही गाइड किए जाते हैं और इसकी स्टैंडर्ड लो नहीं समझी जा सकती। आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल नाइट बनने से जो कि लू फेंग के टीचर एम्परर यान है, उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर कोई यूनिवर्सल नाइट चाहे तो ट्रूयान एम्परर को बजा के चल जाएगा। और यहाँ पे लू फेंग भी यहाँ भी बढ़ता है। और अब फिर ऐसे ही वो कई सारी बातें बताता है और वो आगे क्या आता है कि ये हमारी जनरेशन का टॉप 10 में से आता है और ये डबल ब्रदर है जिसमें से इसका नाम बेजिंग ब्रदर्स कहा जाता है और ये टॉप 10 में से आता है। और इन सब के पास इतनी पावर है कि आराम से 9th लेवल को पास आउट कर सकते हैं। और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि इसका एल्डर ब्रदर बेजी होता है और इसका ब्रदर बेक्यू होता है, उसके पास इतनी पावर है कि वो 10th लेवल को भी पास आउट कर सकता है। और यहाँ का जीनियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जब लू फेंग सुनता है कि क्या वो 10th लेवल को पास आउट कर सकता है तो उस पर झटके लगने लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला था। लू फेंग ऐसा भी कर भी नहीं सकता है। अभी के मर्तबा लू फेंग उससे फाइट करता जो कि 10th लेवल को पास आउट करता तो लू फेंग कुछ भी नहीं कर सकता है। अब देखा जाए तो ह्यूमैनिटी से थोड़े से वीकर होते हैं लेकिन ये इतने भी वीक नहीं होते हैं। और हमें बताया जाता है कि 10th लेवल और 9th लेवल में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है। इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने देखा कि 3 लेवल के बाद हर एक बार जंप आता है और 1 से 2 4 से 6 7 से 9 यहाँ पर एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में बहुत ज्यादा पावर जरूरत होती है। हर 3 लेवल के बाद बहुत ज्यादा पावर चाहिए इसको पास आउट करने के लिए। और लू फेंग इन सबको सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी एक ऐसा स्टेप नहीं किया था कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल बंदा जो कि गोल्ड हॉर्न रेस में मौजूद होगा वो 10th लेवल को पास आउट कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये प्राइमर रीजन के जीनियसेस के बराबर आ गया है। ये जो बंदा है बेक्यू, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो आराम से डोमेन लॉर्ड लेवल प्राइमर रीजन मेंबर से कम्पिटिट कर सकता है। और फिर लू फेंग सोचता है लकली मैं बेक्यू से नहीं फाइट कर रहा हूँ बल्कि उसके ब्रदर बेचुंग से फाइट कर रहा हूँ। और अभी मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है बेक्यू के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बात करें बेचुंग के, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कि मैं उसको हरा सकता हूँ या फिर नहीं भी। क्योंकि लू फेंग ने जब सुना कि वो 9th लेवल को पास आउट कर सकता है तो लू फेंग उसी वक्त समझ गया था कि यहाँ पे बहुत ही खतरा होने वाला है, यहाँ पे उसके लिए मुसीबतें पड़ने वाली है। अब यहाँ पे वो लू फेंग सोच ही रहा होता है कि वो बेचिंग बोलता है कि ह्यूमन जीनियस लू फेंग क्या तुम डर गए हो, और वो लू फेंग की तभी घूरने लगता है। लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि जैसा कि मैं एंग्री हो गया हूँ तो मैं तुमसे बैटल जरूर करूंगा। और वो कहता है क्यों नहीं तुम टाइम और स्टेज दोनों पिक करो। तो वो कहता है फिर ठीक है। और वो कहता है कि चलो हम लोग अभी ही निकलेंगे, टाइम रहेगा आज का, लोकेशन रहेगा इस सिटी के बाहर का। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे जो मैच होने वाला था उसकी न्यूज चारों तरफ फैल जाती है और यहाँ पे जितने भी बंदे होते बैचंग का नारे लगाने लगते हैं। और यहाँ पे हो भी क्यों ना वो उनके रेस के नाम थे और यहाँ पे सब लोग बैचंग का ही नाम लेने लगते हैं। और यहाँ पे ऐसे भी वो टॉप 10 डोमेन लॉर्ड्स के बंदों के अंदर आता है और यहाँ पे सबको देखते हुए कहता है कि सब लोग रिलैक्स करो, ये बैचिंग जरूर जीतेगा और हम अपने गोल्ड हॉर्न रेस का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। और यहाँ पे 1000 ऑफ यूर्स एक साथ जोर से कहते विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। और यहाँ पे सब लोग बैचिंग के ही नारे लगाने लगते हैं। अब लू फेंग भी उस सीन को पूरे ही चुपचाप देख रहा था और यहाँ पे लू फेंग को फाइट करने के अलावा कुछ और नहीं था। लू फेंग को कैसे भी करके इसको जीतना ही था, क्योंकि अगर यहाँ पे लू फेंग हार भी जाता तो यहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होने वाली थी। लू फेंग की नहीं बल्कि पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी की होने वाली थी। और यहाँ पे बैटल किसी के पावर को नहीं बल्कि ग्लोरी दिखाने वाली थी जो कि ह्यूमैनिटी की थी। और जैसे ही वो हारता बाईचांग का नाम पूरे के पूरे जनरेशन में फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग जीनियस माना जाता है और यहाँ पे उसका नाम पूरे के पूरे काउंटलेस रेस में आ जाता है। और यहाँ पे लू फेंग अगर इसको हरा दिया तो उसका नाम भी आगे आएगा। और यहाँ पे लू फेंग का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उसे कैसे भी करके उसे हराना ही है और यहाँ पे बैचिंग को हराना, उसको जीतना है। और यहाँ पे वो बंदा कहता है ह्यूमन लू फेंग, यहाँ पे अरीना बाहर है सिटी के, तो चलो चलते। लू फेंग भी हामी भरता है और वो लोग बाहर की ओर निकल जाते हैं और लू फेंग और बैचिंग के ग्रुप लेके वहाँ बाहर अरीना की ओर निकल जाते हैं।
और सबको ये पता चल जाता है कि ये मैच बाहर होने वाला है और यहाँ पे सबकी भीड़ उमड़ पड़ती है और मैं सीन चेंज कर आउटसाइड सिटी अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइड रेस उन सबकी नजर उसी पे थी। अब इनकी ट्राइब काउंटलेस ईयर्स से जिंदा थी और ये ह्यूमन से बहुत ज्यादा इंफीरियर समझते थे कि ये उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और आज यहाँ पे एक जीनियस नंबर 1 जीनियस इनसे लड़ने आया है और अगर ये जीत जाते हैं तो आप लोग समझ ही सकते हो। और यहाँ पे सब लोग नारे लगाने लगते और हमें सीन चेंज कर अरीना को दिखाया जाता जो कि एक स्पेशल स्पॉट होता है सैक्रेड सिटी में और यहाँ पे गोल्ड हॉर्न रेस यहाँ पे मूव आउट करने लगते हैं और उनका ट्रेडिशन नहीं होता अरीना में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जीलवो डू के अपीयरेंस के बाद यहाँ पे थ्रेटन हो गया था और यहाँ पे मारना तो चालू हो गया था, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक लैंड बनाया जहाँ पे अरीना में फाइट कर सकते। फिर हमें सीन चेंज कर ग्रे स्किन यूथ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर हमारे एरिया में सिर्फ 100 मिलियन स्पेक्टेटर सीट से यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं आ सकते हैं और आज के दिन यहाँ का सीट भी कम पड़ रहा है तो हम क्या करें। और हमें स्काई का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे ब्लैक ब्लड जैसा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गोल्ड हॉर्न रिस्क क्लासमैन आ जाते हैं उस मैच को देखने के लिए। यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पे लगभग 1 बिलियन के बराबर आ चुके और यहाँ तो आधी भी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी की होती है और फिर वो बंदा कहता है कि यहाँ का सीट्स इनफ नहीं है, चलो ऑर्डर दो और यहाँ पे जल्दी से और भी सीट्स लाया जाए। यहाँ पे हमें सेलिब्रेशन प्रोसीड्यूर को भी एक्ट अकॉर्डिंग करना होगा, जिसके बाद वो बंदा कहता है फिर ठीक है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे चारों तरफ चेंज होने लगता है और इधर सेटिंग कंफर्टेबल सब चीज लगने लगते हैं। यहाँ पे सब चीज हर एक चीज लगने वाली थी, पूरा का पूरा अरीना फिर से रिसेट किया जाता है और लू फेंग वहाँ पे रेस्टिंग में होता है और देखता है कि यहाँ पे कई गुना ज्यादा लोग आ चुके होते हैं, पूरा का पूरा आसमान ही लोगों से भर गया होता है। अब यहाँ पे डायलन भी ऊपर की तरफ देखकर क्या आता है कि ये लोग जरूर आपके मैच को देखने के लिए आए हुए होंगे, ये शॉकिंग है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पे इन सबको लाने के लिए और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो देखने के लिए आए हुए हैं और आप जीनियस है तो इसलिए यहाँ पे केओस मचना तो बनता ही है। अब लू फेंग भी एग्री करता है। अब वर्चुअल वर्स और रियलिटी दोनों डिफरेंट होते हैं, वर्चुअल वर्स में कितने भी घुसा दूं लेकिन रियलिटी में तो इनके लिए कवर अप करना जरूरी है। और डायलन लू फेंग की ओर देखता है और कहता है योर मेजेस्टी और लू फेंग घूमते हुए कहता है कि क्या हुआ, तो डायलन लू फेंग की ओर देखते हुए कहता है कि क्या आपको कोई गारंटी है, तो लू फेंग कहता है कि मेरे पास उतनी तो गारंटी नहीं है लेकिन मुझे तो लड़ना ही होगा, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और मुझे तो जीतना ही होगा। और आफ्टर में सीन चेंज कर 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर सी फैंग के अंदर आते और कहते हैं योर मेजेस्टी लू फेंग आप अरीना में एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद लू फेंग उठता है। तो यहाँ पे एल्डर सी फैंग कहते हैं कि आपको केयरफुल रहना होगा क्योंकि इस बैटल जो कि अरीना में हो रहे हैं आप अगर केयरलेस होंगे तो आप मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मरना भी बनता है क्योंकि वर्चुअल वर्स नहीं है, यहाँ पे रियलिटी में फाइट हो रही है और लू फेंग भी यहाँ भी बढ़ता है और लू फेंग इन सबको समझ लेता है। जिसके बाद लू फेंग उस रूम से बाहर निकलता है और उसके पीछे डायलन निकलते हैं। फाइनली वो वास्ट अरीना स्टेज पे आ जाते हैं और चारों तरफ रंबल होने लगता है, पूरे की पूरे जगह चीयर से भर उठते हैं और पूरा का पूरा स्टेज डिमोलिश होने लगता है। लू फेंग चारों तरफ देखता है जहाँ पे काउंटलेस लाइट हाउस होते हैं और यहाँ पे सेकेंड लेवल अरीना हाईएस्ट लेवल होता है जहाँ पे कंप्लीटली फिलअप हो गया होता है, यहाँ तक कि कई सारे बंदे हवा में उड़कर भी देख रहे होते हैं और यहाँ पे सब लोग बाइचिंग के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हारे तो सुसाइड कर लेना, तुमको जरूर जीतना होगा, तुम्हें डेफिनेटली जीतना होगा। यहाँ सब जगह नारे लगा रहे होते और यहाँ पे लू फेंग के ट्राइब से तो कोई था नहीं जो कि लू फेंग के नारे लगाएगा और यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं। लू फेंग सामने देखता है जहाँ पे ग्रीन आर्मर ब्लैक स्क्रीन इंटरव्यूड बैचिंग होता है और अभी के मर्तबा उसके माथे पे भी अभी ये गोल्ड इम्प्रिंट होता है जहाँ पे ऑलरेडी स्टेट मैडनेस में आ चुका होता है और यहाँ पे उसकी प्राइड की वजह से ही वो यहाँ पे लड़ने वाला था, यहाँ पे उसको जीतना था, अगर वो मर भी जाता फिर भी उसको जीतना पड़ता है। और फिर लू फेंग आगे बढ़ जाता है और रास्ते में अनडाइन का डायलन ओल्डर सी फैन खड़े होते हैं और डायलन एल्डर से कहते हैं एल्डर सी फैन की यहाँ पे जैसे ही बैटल स्टार्ट होगा कुछ भी हो जाए हमें उनकी मैजेस्टी की लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। तो एल्डर भी सीरियसली कहते कि मैं जानता हूँ हमें केयरफुल रहना होगा, जैसे ही मूवमेंट डिसाइड होगा कि कौन जीतना है हमें यहाँ पे उनके बैटल को स्टॉप करना होगा क्योंकि मैजेस्टी की सेफ्टी का सख्त ध्यान रखना होगा। और डायलन के भी एक्सप्रेशन सीरियस होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लू फेंग मरता तो यहाँ वर्चुअल वर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। और यहाँ पे डायलन मर बढ़ाते हुए क्या था ग्रैंड मास्टर तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर इस बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे इस अरीना में 3 लेवल्स बनाए गए थे जहाँ पे स्टैंडिंग स्लिट हाउस होते हैं और यहाँ पे गोल्ड हॉर्न रेस के बंदे भी मौजूद थे और यहाँ पे लगभग 1 बिलियन पीपल आए हुए थे जिसमें कि अनडाइंग बंदे भी 1000 थे
और यहाँ पे कुछ एम्परर लेवल अनडाइंग बैंक भी मौजूद थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, सब लोग बात करते हैं कि कुछ भी हो जाए इस क्रूशियल टाइम में हमें बैचिंग और ह्यूमंस की लाइफ को बचाना होगा। और यहाँ पे कोई नहीं चाहता था कि यहाँ कोई बुरा चीज हो, तो यहाँ पे सब लोग कहते हैं हमें अपना बेस्ट देना होगा। अब यहाँ पे एम्परर लेवल अनडाइंग बैंक भी मौजूद थे, लेकिन किसी को भी पूरी तरह से गारंटी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लू फेंग और बैचिंग दोनों स्पेड ट्रेडर्स होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं, एक दूसरे के स्पेड वेपन्स को यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं और हमसे मार सकते हैं। और जैसा ही हुआ कोई बंदा हार सकता, अपनी जान को भी गंवा सकता है। ऑफ कोर्स देखा जाए लू फेंग इस ह्यूमैनिटी का जीनियस है और यहाँ पब्लिक मैच में मरना तो ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। और यहाँ पे रिलेशन देखा जाए इन दो रेसेस में तो यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं है और यहाँ पे कुछ हुआ भी तो यहाँ पे नाक के बराबर होगा, क्योंकि उनके नजर में ये तो एक चींटी के बराबर है। अब यहाँ पे सभी बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक वॉइस आती है जो कहती है साइलेंस, और वहाँ जितने भी 1 बिलियन क्लैंसमैन होते हैं वो सभी चुप हो जाते हैं और सब लोग अरीना की तरफ देखने लगते हैं। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता जो बोलता है कि हमारे एक तरफ हमारा जीनियस बैचिंग है, वहीं पे दूसरा एक जीनियस लू फेंग है। और यहाँ पे वो वॉइस फिर से कहते हैं कि रूल का यहाँ बहुत ही सिंपल है, अगर एक साइड अपने हार को मान जाएगा तो वो हार मान जाएगा, जिसके बाद ये बैटल खत्म हो जाएगा। और अभी के मर्तबा ये बैटल बैचिंग और लू फेंग के बीच में है, वो शुरू होती है, जिसके बाद वो मैच शुरू हो जाती है और 1 बिलियन गोल्ड हॉर्न रेस के बंदे अपनी सांसों को थाम के उसी स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। और हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वर आर्मर लू फेंग और ग्रीन आर्मर बैचिंग एक दूसरे को घूरकर देख रहे होते हैं और वो यूथ बैचिंग चिल्लाकर कहता गोल्ड हॉर्न रेस बैचिंग, और यहाँ पे लू फेंग भी उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और कहता ह्यूमन लू फेंग, जिसके बाद वो दोनों इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। और यहाँ पे वो दोनों 10 किलोमीटर दूर होते हैं और दोनों हवा में उड़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनके बैक पे एक डार्क गोल्डन लॉन्ग रेड अपीयर होता है जो कि उन दोनों के फ्लाइंग स्पेड वेपन होते हैं। अब लू फेंग के वेपन को देखकर बैचिंग कहता है कि तुम भी नॉन सन आर्मर्स यूज करते हो, और वो कहता है कि हमारे गोल्ड हॉर्न रेस जियो लू डू ही स्क्वेटर है इस नॉन-सन आर्मर्स के। तो लू फेंग कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर हम दोनों में से कौन अच्छे से इसको यूज करता है। तो बैचिंग भी कहता है चलो देखते हैं कौन करता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने स्किल्स का यूज करने लगते हैं और डार्क गोल्डन रॉन्ग मेट से उसमें काउंटलेस गोल्ड लाइट्स निकलने लगती हैं और लू फेंग की गेज लाइटनिंग जैसी होती है और वो अपने ओपोनेंट की ओर घूर कर देख रहा होता है और उसके काउंटलेस गोल्ड लाइट बाहर निकलने लगते हैं जो कि उसी बंदे की ओर निकलने लगते हैं और उसमें गोल्ड ओरिजिन लॉ भी भरी हुई होती है जो कि स्पेस और गोल्ड लॉ से भरी हुई होती है, जिसके बाद वो अपने इसी टेक्निक से एक ब्लेड वर्ल्ड बना लेता है। अब यहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं कि इस ह्यूमन के पास भी नॉन सन आर्मर्स है और दोनों अपने नॉन सन आर्मर्स के लेवल 6 ब्लेड वर्ड को यूज कर रहे हैं और 1 बिलियन जितने भी पीपल होते हैं वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब फिर इसके बाद उन दोनों का मैच दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से टकरार होने लगते हैं और दोनों की ब्लेड वर्ड उन दोनों से टकराने लगती है और वर्ल्ड क्लास होने लगता है और वहाँ का जमीन भी पूरा थर थर कांपने लगता है। काउंटलेस ब्लेड एनर्जी एक दूसरे से टकराती है और लू फेंग की ब्लेड एनर्जी ऐसा लग रहा था कि वो किसी को भी तोड़कर आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे सभी लोग उन लू फेंग और उस बैचिंग की फाइट को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे वो ब्रेक होने वाला है, ह्यूमन हमारे जीनियस से इंफीरियर है, वो आराम से जीत लेगा, हमारा बैचिंग यहाँ विनर जरूर होगा। अब यहाँ पे लू फेंग भी गुस्से में कहता और कहता है कि ये जरूर एक जीनियस है, जैसा कि सी फैन की ने कहा था, इसके पास इतनी पावर है कि आराम से हेवनली ब्रिज लेवल 9 को पास आउट कर सकता है, लेकिन अभी के मर्तबा मेरे पास स्पिरिट एनर्जी एम्पलीट्यूड है और लू फेंग अपने 3200 मैक्स स्पिरिट एनर्जी को कर लेता है जहाँ पे उसकी जो ब्लेड वर्ड होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर से उनके ब्लेड वर्ड टकराने लगते हैं और हमें दिखाया जाता बैचिंग को जहाँ पे ये देख के उसके एक्सप्रेशन चेंज होता था कि क्या अभी तो इसका ब्लेड वर्ड इतना कमजोर था लेकिन आखिर सडनली परफेक्शन लेवल पे कैसे आ सकता है। अब ब्लेड वर्ड को हमें बताया जाता है कि 3 लेवल्स में सेपरेट होते हैं। पहले में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ को हायर लेवल तक पहुंचाना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में ये ब्लेड वर्ड थोड़ा सा स्टडी हो जाता है और थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाता है और यहाँ पे अगर इसके फाइनल लेवल में आ जाया जाए तो इसे परफेक्शन कहा जाता है।
अब नॉर्मली इसको पाने के लिए किसी बंदे को नाइट लेवल ऑफ हेवनली ब्रिज को पास आउट करना जरूरी है। अब यहाँ पे लू फेंग ने 50 सालों तक ट्रेनिंग की होती है और उसकी अभी ओरिजिनल कॉम्प्रिहेंसिव से पाइनेकल ऑफ 7th लेवल तक आ चुकी है। अगर यहाँ पे लू फेंग 8th लेवल को पास आउट करने जाता तो वहाँ पे वो बहुत ही मुश्किल से या फिर कहे तो नहीं पास कर पाता, लेकिन लू फेंग के 3200 स्पीड एनर्जी एम्पलीट्यूड से वो अपने स्पीड एनर्जी को 32 टाइम ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी मदद से वो आराम से नाइट लेवल को पास आउट कर सकता है। और अब फिर यहाँ पे उसी का फाइट होने लगता है। आज सारे लोग इसके बारे में ही बात करने लगते हैं और यहाँ पे बैचेंग सोचते हुए कहता है ह्यूमन जूनियर्स अगर ये अपने इस लेवल तक नहीं आ पाता तो ये थोड़ा अजीब हो जाता। जिसके बाद वो अपने फाइटिंग स्पिरिट में आ जाता और कहता चलो देखते हैं कि कौन स्ट्रांग है। और फिर इसके बाद वो अपने ब्लेड वर्ड टेक्निक को यूज करता है और उसको कंडेंस करने लगता है और बैचेंग अपने दांतों को पीसते हुए उससे टकराने लगता है। और यहाँ पे बैचेंग की वर्ल्ड लू फेंग के वर्ल्ड से टकराती है और उसकी डेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका पूरा का पूरा लॉन्ग क्रिस्टल 10 मीटर क्रिस्टल से भर जाता है और उसकी पूरी बॉडी को कवर अप कर देता है और 10 मीटर लॉन्ग ब्लेड उसके ब्लेड वर्क को भी कवर अप कर लिया होता है। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो देखता है कि ये तो 3rd लेवल ब्लेड वर्क को यूज कर रहा है, जिसके बाद लू फेंग भी उसको कंडेंस कर लेता है और वो भी अपने 3200 स्पीड एम्पलीट्यूड से अपनी 10 किलोमीटर डायमीटर को श्रैंक करके 10 मीटर लॉन्ग क्रिस्टल ब्लेड में बना लेता है। हमें दिखाया जाता बैचेंग को जो चिल्लाते हुए कहता तुम हारोगे, जिसके बाद लू फेंग भी कहता चलो अपना अटैक लाओ देखते हैं कौन जीतने वाला है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। क्या लू फेंग बैचेंग को हरा देगा या फिर बैचेंग लू फेंग को हराकर अपना नाम ह्यूमैनिटी में दर्ज करा लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।